गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण में स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं राष्ट्रीय IIM विविधताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS की तैयारी करा रहा हूं और आपने काफ़ी ये भूगोल का फर्स्ट पार्ट काफ़ी पसंद किया था जिसमें मैंने डिटेल सब चीज़ों को बताई थी। क्योंकि देखिए बच्चों अगर आप चीज़ों को समझे रहेंगे तो आपको उसको समझना और याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मैं एक आप लोग को एक गूगल मीट करना चाह रहा हूँ तो इसका लिंक मैं यहाँ जनरेट कर दूंगा। अगर गूगल मीट करना है तो बताइएगा। और साथ में अभी मैं लाइव क्लास के लिए भी सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास एक दिन करता हूँ मैं संडे को। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए होगा तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर हाँ गूगल मीट करना है या लाइव क्लास करना है। ठीक है, आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करें। हम लोगों ने ग्रहों के बारे में पहले पढ़ लिया है, अब इस पार्ट में हम लोग ब्रह्मांड और कुछ और चंद्रमा के बारे में जानेंगे। ये देखिए जो चारों तरफ जो हमारा जो आकाश गंगा है जिस आकाश गंगा में हमारी पृथ्वी ये सोलर सिस्टम हमारा है वो मंदाकिनी है। हिंदी में मंदाकिनी और इंग्लिश में उसको कहेंगे मिल्की वे। ठीक है, इसमें मुख्य तत्वों को बस मैं बता के आगे बढ़ूंगा बच्चों। अब देखिए जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे मानी गई, इसके लिए एक बिग बैंग थ्योरी आई थी बच्चों। ठीक है, ये करोड़ों वर्ष हुई थी, तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण जो है हाइड्रोजन हीलियम गैसें तथा धूल कणों को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने जिसमें तारों का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के केंद्र में विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इसके कारण आकाशगंगा का स्थायित्व बना हुआ है। मतलब देखिए चीज़ें जो हैं फैलाव, जैसे आप इसको ऐसे समझ के चले बिग बैंग को, कोई आप पटाखा रखते हैं, आग जला देते हैं हम लोग दीपावली में ना। ठीक है, तो ये फूटता है तो ये चारों तरफ इसके कण फैलते हैं, ये नहीं कि एक तरफ। ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड भी चारों तरफ अभी भी लगातार फैल रहा है, अभी तक जा रहा है, ये रुका नहीं है बच्चों, ये रुकाव अभी भी नहीं हुआ है। सब चीज़ें एक दूसरे से दूर होते जा रही हैं। ये है कि सूरज है, सूरज के चारों तरफ जो ग्रह है, सूरज साथ में सब ग्रहों को लेके यूनिवर्स में तैर रहा है। इस तरह से आप इसको समझ के चलिए बच्चों। काफ़ी अनोखी चीज़ें हैं, जब हम इसको पढ़ने लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब ये ब्लैक होल को समझें। ब्लैक होल भी बच्चों एक तारा था पहले, हमारा भी सूरज एक दिन ब्लैक होल बनेगा। इसको समझिए, ब्लैक होल एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका बहुत अधिक भार अथवा घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। साइज में बहुत छोटा होता है लेकिन उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इवन ये जान लीजिए सूरज को, पृथ्वी को, सबको खींच लेगा। यह अपने ऊपर प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है जब उसके पास, क्योंकि इसकी फोटो हम ले ही नहीं सकते ब्लैक होल की। ब्लैक होल के पास कोई भी चीज़ें जाती हैं ना सोख लेता है। बस जो फोटो अभी तक आई है बच्चों वो दिखाई दी कुछ रोशनी से चीज़ है जो यहाँ आके गायब हो जा रही है, इसके बाद उसकी फ़ोटो ली ही नहीं गई है, इसलिए यह दिखाई भी नहीं देता है। इसके स्थान पर केवल काला रंग ही दिखाई देता है, इसलिए इसे कृष्ण विकर या ब्लैक होल कहा जाता है। ये इसके पीछे कारण है। अब देखिए चंद्रमा के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही आते हैं। चंद्रमा की गतियाँ। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। हमारी सूरज है, हमारी पृथ्वी 365 डेज में दिन में सूर्य का चक्कर पूरा करती है, लेकिन चंद्रमा जो है वो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर बच्चों पूरा कर लेता है। ठीक है, अब पृथ्वी की कलाएँ, जो अलग अलग हम लोग कलाएँ देखते हैं कि कभी पूरा दिखता है कभी आधा दिखता है, ये इसको समझें। जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा कहते हैं। देखिए आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल रात में पूर्णिमा थी, पूरा चांद था बच्चों। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। तो ये इंग्लिश वाला भी टर्म याद कीजिएगा क्योंकि कभी कभी इंग्लिश टर्म्स भी साथ में आ जाते हैं। जब एकदम ये आपका चंद्रमा दिखाई ना दे तो अमावस्या है या न्यू मून है, जब पूरा एकदम उजाला हो सब तरफ तो वो पूर्णिमा है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, अभी देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा। सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति को युति कंजक्शन कहते हैं। यह अमावस्या को होती है। अब देखिए बार बार सवाल आता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो याद कर लीजिए अमावस्या को होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है जिसे सूर्य ग्रहण करते हैं। बस सिंपल सा है। देखिए मान लीजिए ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, और क्योंकि देखिए सूरज की रोशनी इतने ही पार्ट पे पड़ रही है, इसके पीछे वाले पे नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि चांद इनके बीच में आ गया। जो सूरज की रोशनी जब आ रही है डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आ रही है, इस भाग पे नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस इतने भाग पे पूरा आपका सूर्य ग्रहण लगा और यहाँ पे जो इसके बगल वाले भाग में आंशिक चंद्र ग्रहण लगता है। तो इस तरह से बच्चों ये कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों चंद्र ग्रहण इस प्रकार जब सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। अब देखिए चंद्र ग्रहण, अब जब चांद के
चांद का भी ग्रहण लगता है, सूरज है, ठीक है, इसकी किरणें हैं, हमारी पृथ्वी है। अब क्या हुआ कि जो चांद है भाई, गोल गोल चांद 27 दिन में चक्कर लगा ही रहा है, अब यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुई, क्या सूरज की रोशनी पहुँच पाएगी चांद तक? नहीं पहुँच पाएगी, तो क्या हुआ, चंद्र ग्रहण लग गया, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। उस स्थिति को वियुति या अपोजिशन कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है, याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्र ग्रहण होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। अब आइए, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसको समझना बहुत जरूरी है, मैं समझा रहा हूँ बच्चों। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा या जाल द्वारा किया जाता है। इसे ही बच्चों अक्षांश और देशांतर कहते हैं, इसको समझिएगा। अक्षांश, किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की कोणीय दूरी के माप को अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री बराबर, अब समझिए, देखिए, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, ओके, ये हमारा अर्थ है। अब ये हमने क्या किया कि भाई हम कैसे जानेंगे कि कहाँ पे भारत है, कहाँ पे अन्य देश हैं। जो भूगोल व्यक्ति हैं, जो ज्योग्राफी पढ़े, तो उन्होंने सोचा कि हम पृथ्वी को एक बांट देते हैं, अपने मन से बांट देते हैं, तो उन्होंने बीच की एक रेखा खींच दी। तो ये आप तो भाई चांद का प्रयोग करते हैं, तो 0 डिग्री को मान लिया, ऐसे करते करते यहाँ तक आपका 180 डिग्री आया, ठीक है। अब ऐसे ही रेखाएं खींच दी गई, बराबर बराबर ऐसे ही रेखा 1-1 डिग्री के अंतर पे, 1-1 डिग्री के अंतर पे खींच दी गई, ऊपर और उसके नीचे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1 डिग्री जैसे हम बढ़े, 1 डिग्री ऊपर को गए या 1 डिग्री नीचे को गए, तो वो दायरा है बच्चों एक्चुअल में 111 किलोमीटर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। और इन रेखाओं को जो समानांतर चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, ये उत्तर की तरफ, ऊपर उत्तर और नीचे आपका दक्षिण, ऊपर आपका नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया, ठीक है। ये जो चलती हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और जो ऊपर का आपका 23 डिग्री एंड हाफ, जब यहाँ से हम लोग नापेंगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर, इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। अब देखिए, ये थोड़ा सा कई लाइनें मैंने खींच दी, आप कॉम्प्लेक्स हो रहे होंगे। ये 0 डिग्री है, और मान लीजिए यहाँ पर 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री। अब बच्चों देखिए, इस ऊपर आपका उत्तर है, इसी लाइन, इसी भूमध्य रेखा के नीचे जो आपका है वो दक्षिण है। कुछ नहीं समझना, बस इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ जब हम चांद से नाप कर 23.5 डिग्री आते हैं, इसको कहते हैं कर्क रेखा, नाम बस कर दिया गया है। और नीचे वाले को कहते हैं आपका मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। तो इसको आप समझते चलिए। अब देखिए, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं, या विषुवत रेखा भी कहते हैं, याद नोट कर लीजिएगा। 23 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिण वाले को मकर रेखा कहते हैं, अभी जैसे मैंने बताया। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। इसको समझिए, ये हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो इसमें। अब देखिए, भूमध्य रेखा ये आपकी हो गई क्या, कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा। जब हम और ऊपर जाते हैं, मतलब यहाँ पर आते हैं, 66.5 डिग्री, 0.5 कर देता हूँ, हाफ की जगह 0.5 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, गणित है। तो इसको कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाले को कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ये आप बस दक्षिण, उत्तर और दक्षिण, बस यही अंतर है, और नाम इसका बदल गया। तो इस एकदम प्रश्न इससे आते ही आते हैं बच्चों। अब आइए देशांतर को समझिए। अब देखिए, 2 ध्रुवों को मिलाने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी है, उस मानक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, इसको मानक समय को समझते चलिए। अच्छे, इससे मैं समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, पहले हमारी है लंदन के पास, जहाँ ब्रिटेन है, वहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दी गई, ऐसे ऐसे बांटने के लिए, मतलब पूर्व और पश्चिम की तरफ बांटने के लिए कर दी गई, ठीक है। अब इसी रेखा से जो पैरेलल, जैसे हमने भूमध्य रेखा की लाइन खींची गई, इस वाले लाइन को क्या कहा गया, देशांतर कहा गया, ठीक है। इतना बस आप ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब आइए, इसको मानक समय समझिए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब समझिए, यही जो मैंने अभी बनाया था आपको कि ब्रिटेन से होके गुजरता है, तो ग्रीनविच यहीं पर है, ब्रिटेन में है, ठीक है। वहाँ से हमारा भारत यहाँ पे है, तो यहाँ तक की दूरी, अगर सूरज की रोशनी यहाँ से यहाँ तक चल के जाए, ठीक है, तो 5 घंटा 30 मिनट लगता है। तो हम आगे चलते हैं, ब्रिटेन में सूरज बाद में उगता है,
कहा जाता है सबसे पहले जापान को लिया जाता है, जापान से सूरज उगना शुरू होता है, ये ऐसे ही माना गया बच्चों, ठीक है, कि जापान से मान लेते हैं और यहाँ आके एंड होगा। पृथ्वी तो गोल गोल घूम रही है, ठीक है। तो इसको समझ के चलिए, जब ग्रीनविच में दिन के 12 बजते हैं तो उस समय भारत की घड़ी में शाम के 5:30 बजते हैं, मतलब 5.5 घंटा आपको आगे रहना है हमेशा। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं। और हमारा जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, हमारा भारत देश है, तो ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है ये वाला। तो इसी को मानक समय, पूरे भारत में जो समय रहेगा वो यहीं से माना जाएगा। भले आप प्रैक्टिकली कोई अगर आपका रहता हो, मान लीजिए हमारे भारत का नक्शा है, रफ ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे सूरज पहले उगेगा, गुजरात में सबसे बाद में उगता है, इसमें भी 2-2.5 घंटा का समय लगता है। लेकिन जो ये 82.5 डिग्री है बच्चों, इसी को मानक समय मान लिया गया है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर है। भले ये लोग बाद में है, लेकिन पूरे देश में यही समय फॉलो होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों, ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। अब इसको डिटेल में जाऊंगा तो समय एक दिन आगे पीछे इसी लाइन से होता है, तो काफ़ी डिटेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इसलिए इसको रहने दे रहा हूँ। अब देखिए, विषुवत व्रत, धरातल पर उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुव के बीच 0 अंश का काल्पनिक व्रत है। कर्क वृत्त, धरातल पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 23 डिग्री हाफ कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। मकर वृत्त, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त, यही सब जो अभी जो चीज़ें बताई वही है, ठीक है। तो ये बच्चों देखिए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी पृथ्वी जो है उसके बारे में सब चीज़ें आपको बताऊंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।